आ जाइए, समझते हैं हम जीव विज्ञान के बारे में। कक्षा 10 हम बात करेंगे जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? आपको साइंस में 3 पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है भौतिक विज्ञान, एक आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान, और तीसरा आपको कौन सा पढ़ना है? जीव विज्ञान। हम बात करेंगे किसके बारे में? मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? जीव विज्ञान। होता क्या बेसिकली जीव विज्ञान क्या होता है? तो देखो, हमारे आसपास जीवों के बारे में पढ़ना है, जीव के बारे में अध्ययन करना, उनके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं। जैसे आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, पोषण पढ़ेंगे, सबसे पहले पोषण पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, है ना, परिसंचरण पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आती है? जीवों के अंदर जो चीजें होती है बायोलॉजी में हमें वही पढ़ना होता है, इसीलिए इसका नाम ही है जीव विज्ञान। परिभाषा क्या बनेगी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे व वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई साहब? है ना, तो उसे क्या कहते? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। एक सवाल यहां से पूछा जाता है, इसके जन्मदाता, तो इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता अरस्तु हैं। कौन भाई मेरे? अरस्तु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अरस्तु को ही भूगोल का भी जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि भूगोल के भी जन्मदाता कौन है? अरस्तु। चलो अब एक परिभाषा को तोड़ के समझ जाए। विज्ञान की शाखा यानी कि यह भी विज्ञान का ही एक क्या है? प्रकार है। इसके अंतर्गत का मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीव जंतु। थोड़ा सा यहां करिएगा, जीव जंतु। चलिए इसको समझते हैं। देखो बेटा, जब हम बात करेंगे जीव, तो जीव के अंदर कौन आएगा? जीव के अंदर जंतु भी आते हैं, और कौन आता है? पादप भी आता है। अब कहेंगे तो फिर इस परिभाषा में दोनों को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि हम जंतु के बारे में भी पढ़ेंगे और पादप के बारे में भी पढ़ेंगे। जंतु और पादप में मेन अंतर क्या होता है कि जंतु होता है भाई मेरे परपोषी, यानी कि ये भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है? दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। तो जो जंतु होता है वो परपोषी होता है, और जो पादप होता है वो क्या होता है? स्वपोषी। यहां आपको एक चीज और मिला होगा, पौधे और वनस्पति, यानी कि पादप में पौधे तो समझ गए, वनस्पति क्या होता है? लगे यहां समझ जाओ, वनस्पति क्या होता है बेटा? वनस्पति आप एक तरीके से कह सकते हैं शाख। और शाख किसको कहते हैं? जिसकी जड़ व तना, पत्ती क्या होती हैं? कोमल होती हैं। उसे हम क्या बोलते? उसे हम शाख के अंतर्गत रखते हैं, उसे हम वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आप देखते हैं, जैसे आपने बथुआ सुना होगा, पालक तो हम सबने देखा है ना, मेथी है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपको क्या पढ़ना है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव के बारे में पढ़ेंगे, जंतु के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, और वनस्पतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बेटा हम जीव विज्ञान बोलते हैं। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यहां तक बातें समझ में आ गई? ये तो मैंने आपको तोड़ के इसलिए समझाया ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाएं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं और वनस्पति क्या होते हैं। आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैं इसको मिटा देता हूं। आपके पहले चैप्टर का क्या नाम है? तो हमारे पहले चैप्टर का नाम बेटा है पोषण। हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पोषण,
है ना। पोषण को समझने से पहले पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि पोषण क्या होता है। अभी हम उसके आगे उसको समझते हैं। पहले समझो, हमारे शरीर में हमेशा कुछ टूट रहा होता है, कुछ बन रहा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे शरीर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चीजें टूट रही होती है, कुछ ना कुछ बन रही होती है। तो यहां समझिए एक टॉपिक वो होता है उपापचयी क्रिया। उपापचयी प्रक्रियाएं या प्रक्रिया। आप कहेंगे सर उपापचयी क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। अब उपापचय क्या होता है? उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसका आप संधिविच्छेद करने की कोशिश करो तो यहां आता है उपापचय उपचयन, और क्या होता है अपचयन। अपचयन कॉन्सेप्ट समझिए, शब्दों का खेल है सब। उपापचय क्रियाएं शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं बोलते हैं। शरीर के अंदर वे क्रियाएं जो एक बार हो गई दोबारा पुनः वो घटित नहीं होंगी, उसे हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं। इसे समझते हैं कैसे। पहला है उपचयन। आप कहेंगे सर उपचयन किस भला का नाम? तो उपचयन का मतलब क्या होता है बेटा, है ना। देखिए दो ही चीज हो रही है आपके शरीर में, या तो छोटे छोटे पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे होंगे, या फिर कोई बड़ा पदार्थ होगा वो टूट के किसका निर्माण कर रहा होगा? सरल पदार्थों का निर्माण कर रहा होगा। तो हम पढ़ेंगे पहला पढ़ेंगे उपचयी प्रक्रिया के बारे में, है ना। तो देखो इसको एक लहजे में दोनों को समझने की कोशिश करो। एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। होता क्या है देखिए, इसको उपचयन को कैसे देख सकते हैं कि सरल पदार्थ या फिर छोटे छोटे पदार्थ, है ना। सरल पदार्थ से किसका निर्माण होता है? सरल से निर्माण किसका होता है? जटिल का। एकदम एक छोटी परिभाषा आप क्रिएट कर सकते हैं कि जब सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उपचयन। आप केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में ही आपको मिलेगा। अपचयन उपचयन दोनों को मिला के हम रेडॉक्स अभिक्रिया बनाते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिलहाल यहां समझेंगे उपचयन किसे कहते हैं। तो सरल से किसका निर्माण होना? जटिल का निर्माण होना क्या कहलाता है? उपचयन। इसी का विपरीत होता है बेटा जटिल से किसका निर्माण होना? जटिल से किसका निर्माण होना? सरल का निर्माण होना क्या कहलाता है? ये आपका अपचयन कहलाता है। चलो समझते हैं अब उपचयन क्या होता है। तो कहेंगे कि जब सरल कार्बनिक पदार्थों से, लिख रहा हूं समझिएगा, सरल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं उपचयन। कहेंगे सर एग्जाम्पल क्या है? तो आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस का फार्मूला, यानी कि इसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं? प्रकाश संश्लेषण को रखते हैं। इसके अंतर्गत हम बेटा किसको रखेंगे? प्रकाश संश्लेषण। कहेंगे कैसे? तो चलो समझते हैं। हमने दिखा क्या? सरल पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बृहद अणु का निर्माण करेंगे, एक बड़े पदार्थ का निर्माण करेंगे। कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण का यदि आपको फार्मूला आता है तो ये होता है CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, जो कि मुक्त होती है। अभी मैंने इसे बैलेंस नहीं किया है, अभी मैं बैलेंस करके आपको दिखा रहा हूं, पहले समझिए। अब यहां देखिए ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? ये है हमारी भाई मेरे कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ठीक है। ये क्या है? ये है जल, ये है जल। अब इधर देखिए ये छोटे अणु है, ये छोटे अणु है, यानी कि ये छोटा कार्बनिक पदार्थ है। ये इसमें देखिए कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक पदार्थ, और वह पदार्थ जिसमें कार्बन ना हो। तो पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें कार्बन दिख रहा है? नहीं, यानी कि ये अकार्बनिक पदार्थ है। CO2 कार्बन है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है।
मतलब जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक पदार्थ, और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। तो ध्यान से समझिए, उपचयन किसे कहते हैं, सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक, या यहां ये भी लिख सकते हैं जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का भी निर्माण होता है, क्योंकि इधर जो पदार्थ बने हैं इनमें भी अकार्बनिक पदार्थ बने हैं। आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। सरल कार्बनिक पदार्थों से या सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलती है किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पादप में क्या पाया जाता है, CHL यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है उपस्थिति में, वो किसका निर्माण कर लेता है, ग्लूकोज का। यही तो हमारी परिभाषा थी। सरल कार्बनिक पदार्थ से देखिए ग्लूकोज एक क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, यानी कि एक बृहद अणु का निर्माण कर दिया। हमने क्या पढ़ा, सरल से किसका निर्माण होना, जटिल का। तो सरल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सरल है, और पानी क्या है, ये क्या है, सरल है। भैया ये कार्बनिक पदार्थ है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। परिभाषा है सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होना ही उपचयन कहलाता है। तो सरल कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिला, सूर्य के प्रकाश जरूरी है भैया फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, और यहाँ हो गया क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। हमारी परिभाषा यही कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे। क्या बनाया, बाकी पानी बनाया, और वायुमंडल में इसने ऑक्सीजन क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हमारी परिभाषा क्या थी, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का बनना ही क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। रही बात बैलेंस करने की, तो ये होता है 6CO2 12H2O, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 6। ये समझ में आ गया, ये बहुत आसान है, बहुत टफेस्ट नहीं है। फिर से एक बार समझते हैं, हमने क्या क्या समझा, हमने समझा जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। इसके जन्मदाता अरस्तु हैं। अरस्तु को ही भूगोल का भी जन्मदाता कहा जाता है। अब बात आती है पोषण की, जिसको हमने अभी डिले किया हुआ है। हम समझेंगे उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं। तो आप कहेंगे शरीर के अंदर होने वाली, इसको मैं लिख देता हूं, है ना, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा, उपापचय कहते हैं। उपापचय कहते हैं। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं, जैव माने जीव, रासायनिक मतलब वह प्रक्रिया जो एक बार हो गई दोबारा नहीं होगी। कागज जल गया दोबारा कागज नहीं बनेगा, दूध से दही बन गया दोबारा नहीं बनेगा। ऐसी प्रक्रियाएं जिनको दोहराया नहीं जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। और वही बात कह रहा है, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। बेटा यही आप देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिला, क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। क्या यह ग्लूकोज दोबारा इसमें टूटेगा, नहीं टूटेगा। इसी को हम क्या बोलते, इसी को हम बोलते भैया उपचयन। उपापचय क्या समझ में आ गया, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। उपापचय में दो क्रियाएं शामिल होती हैं, एक होता है उपचयन, अभी हमने उसको समझा। उपचयन क्या होता है, सरल कार्बनिक पदार्थों से या सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है उपचयन। इसका एग्जांपल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, विभिन्न फोटोसिंथेसिस, जहां कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके ग्लूकोज नाम का क्या बनाता है, एक बृहद अणु या कार्बनिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। दूसरा रहा हमारा अपचयन। अब समझिए अपचयन का मतलब क्या है, ध्यान दो। जटिल से किसका निर्माण हो रहा है, भाई मेरे सरल का निर्माण हो रहा है। अब कहेंगे सर इसमें क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि जब कोई, आराम से, जब कोई कार्बनिक पदार्थ अपने सरल अवयवी कणों में टूट जाता है,
अवयवी कणों में टूट जाता है उसे हम क्या बोलते, उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। समझते हैं? जब कोई कार्बनिक पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, सरल अवयवी कण, ये आपने पहली बार सुना होगा, हो सकता है किसी ने सुना हो। सरल अवयवी कण का मतलब, पहले अवयवी कण समझने की कोशिश करो। अवयवी कण कोई वस्तु जिन कणों से मिलकर बनी होती है वो उनके अवयवी कण कहलाते हैं। जैसे अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है, तो अणु का अवयवी कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। उसी तरीके से कोई भी पदार्थ जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिस उसके छोटे छोटे खंड जो उसमें भाग लेते हैं, उन्हीं को हम उसका अवयवी कण बोलते हैं। तो अब समझिए, जब कोई कार्बनिक पदार्थ अपने सरल अवयवी कणों में टूट जाता है उसे अपचयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अब चलो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है, अर्थात क्या होता है बेटा? श्वसन होता है ना। देखिए, श्वसन और सांस लेना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में कभी हम चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम समझेंगे श्वसन क्या होता है ना। तो देखो, अब हम समझते हैं श्वसन कैसे। श्वसन का फार्मूला है, इसको समझो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। श्वसन का फार्मूला क्या होता है उसी का उल्टा करेंगे। C6H12O6 प्लस, हमने सांस लिया, O2 एरो क्या बनेगा? बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस क्या बन जाना? ATP। एटीपी को क्या बोलते? एटीपी के बारे में अभी आगे बात कर रहे हैं, चलिए समझ ही लेते। इसे ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं। क्या बोलते? ऊर्जा का सिक्का। और इसका पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन। एडिनोसिन, और टी है तो ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में इकट्ठा होती है? वो होती है भाई साहब एटीपी के रूप में। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे श्वसन, कभी कोई पूछे श्वसन की प्रक्रियाएं कहां होती हैं, श्वसन होता कहां है, तो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो श्वसन जो होता है, वो जो ऊर्जा, जो ग्लूकोज होता है, वो टूटता है अपने अवयवी कणों में। ध्यान दो बेटा, यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यहाँ ध्यान से देखो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो मुख्य रूप से किससे बना था? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सूर्य की उपस्थिति क्लोरोफिल पादप में पाया जाता था, तब ना बना था। तो यही तो हमने कहा कि जब कोई कार्बनिक पदार्थ अपने सरल अवयवी कणों में जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, बाद में उसी में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम अपचयन बोलते हैं। अपचयन माने टूटना ही होता है। अपचयन माने क्या होता है? अपचयन माने टूटना ही होता है। अपचयन माने क्या होता है? टूटना ही तो होता है। आगे समझते हैं। तो देखो, हमने क्या कहा? जब कोई कार्बनिक पदार्थ सरल अवयवी कणों में, यहां मैंने एक लाइन आपको बताया जटिल से सरल। यहां ग्लूकोज देखो क्या है? जटिल है। और इधर देखो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या है? सरल है। तो दोनों परिभाषा में से जो आपको याद हो जाए, जब कोई कार्बनिक पदार्थ अपने सरल अवयवी कणों में टूट जाता है उसे क्या बोलते? उसे अपचयन बोलते। जैसे कि श्वसन। श्वसन क्या है? एक अपचयन क्रिया है। एक और ट्रिक बता रहा हूं आपको, समझो। उपचयन कैसे पहचानेंगे? यहां लिख दे रहा हूं इसके सामने, यहां से ना, कि ये मत करिएगा, ये इस लाइन का है, ये उपचयन का मामला है। उपचयन की पहचान क्या होती है? उपचयन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे समझिएगा, उपचयन में क्या हो रहा होता है? उपचयन यानी कि यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। किसी पदार्थ से जब ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है, किसी तत्व से जब ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? वहां होती है ऑक्सीडेशन, यानी कि वहां क्या होती है? वहां पे होती भैया उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ेगा बेटा तो याद रखना, जहां कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा वहां हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा? अलग हो रहा होगा। यही परिभाषा क्रिएट कर सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपचयन बोलते हैं। उसी तरीके से इसका बना लो, इसका होता है अपचयन। बस इसी का अपोजिट वाला बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ ऑक्सीजन का योग है तो यहाँ इसका उल्टा कर लो, यहाँ हाइड्रोजन का योग होगा, है ना। हाइड्रोजन किसी तत्व के साथ जुड़ रहा होगा, हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ रहा होगा, फिर अलग कौन हो रहा होगा? ऑक्सीजन किसी पदार्थ से, किसी तत्व से क्या हो रहा होगा? अलग हो रहा होगा। ये रहा बेटा आपका जीव विज्ञान की परिभाषा, उपापचय, अपचयन और उपचयन। इसको नोट डाउन करें, आगे समझते हैं।